जुवेनाइल जस्टिस एक्ट को समझने से पहले हमें इसके बेसिक्स समझने पड़ेंगे। अगर आपको बेसिक्स आते हैं, देखो हमारा जो पर्पस रहेगा मेन जो है वो है इंटेंशन। अगर आप लॉ को समझने लग गए, वैसे तो इन जनरल ये लॉ जो है आपको बहुत ज्यादा टिपिकल पड़ता है, क्योंकि इसे याद करने में बहुत दिक्कत आती है। कहते हैं कि यहाँ कंफ्यूज हो रहे हैं, इसको कैसे पढ़ा जाए, इसको कैसे पढ़ा जाए, इस तरीके से कैसे याद किया जाए, मतलब कंफ्यूजिंग है कुछ। और कहीं से जोड़ देता है, कहीं की लिंक को कहीं से भी जोड़ देता है ये। तो आपको बेसिक फंडामेंटल क्या है इसके, अगर आपको वो बेसिक फंडामेंटल्स आ गए तो फिर आपको ये लॉ में कहीं दिक्कत नहीं आएगी। तो देखो, हम स्टार्ट जो इंट्रोडक्शन करेंगे इसका, इसके नाम से ही। जैसे कि इसका नाम है जुवेनाइल जस्टिस, आगे क्या है, केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ द चिल्ड्रन एक्ट 2015। केवल हम इसको समझेंगे आज के टाइम पे, आज का जो लेक्चर है अपना, इसमें ही इसके पूरे चीजों के बारे में इसी नाम से जानेंगे। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं, आप जो एक्ट का नाम लिखा होता है उसका कोई ना कोई पर्पस होता है, उसको यूं ही नहीं लिखा जाता हवा में। जैसे कि यहाँ पर जुवेनाइल की बात हो रही है, तो जुवेनाइल का मतलब क्या समझते हो आप? लेकिन अपने सर यहाँ बिलो पर, 18 ईयर्स। हाँ, जुवेनाइल का मतलब यही होता है, जो बिलो 18 ईयर्स हो वो ही जुवेनाइल होता है। लेकिन हमारे यहाँ पर अपनी सोसाइटी के अंदर जो प्रचलन में है, उसको जुवेनाइल को क्या समझा जाता है, क्या समझा जाता है कि जुवेनाइल हमेशा उसको कहा जाता है जो डेलिक्वेंट हो, मतलब जो अपराधी है। जिस बच्चे ने किसी तरीके का कोई अपराध किया है, उसको हमारे यहाँ पर क्या कहा जाता है, जुवेनाइल कहा जाता है, जबकि वो सरासर गलत है। ठीक है, तो जुवेनाइल का मतलब क्या होता है कि बिलो 18 ईयर्स ऑफ द एज, ये मतलब हुआ इसका। अब एक शब्द और दिया हुआ है आपको यहीं पर पढ़ने को मिलेगा, चाइल्ड। तो उसका मतलब भी यही है, चाइल्ड पढ़ोगे जुवेनाइल पढ़ोगे मतलब सेम है, डेफिनेशन अलग अलग दे रखी है। कि जैसे 32 के 35 में जुवेनाइल बता रखा है, 20 में ये बता रखा है। लेकिन अब जुवेनाइल की बात तो समझ में आ गई कि भाई 18 साल से बच्चे की, 18 साल से कम उम्र के बच्चे की बात कर रहा है। अब आता है हमारे सामने एक और शब्द, वो है जस्टिस। अब जस्टिस का मतलब क्या है, आपने संविधान में पढ़ रखा है, सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिकल जस्टिस, यही पढ़ा है ना भाई, इकोनॉमिक जस्टिस। इन तीन चीजों के बारे में बात कर रहा है। तो जस्टिस का मतलब क्या है, कैसा जस्टिस प्रोवाइड कराया जाए। तो हमारे सामने ये बच्चे जो हैं, इस एक्ट के अंदर जो आपको पढ़ने को मिलेंगे, वो दो तरीके की कैटेगरी की बात करता है। कैसी कैटेगरी, यहां पर टू टाइप कैटेगरीज में से डिवाइड किया गया है, जिसको हम कहते हैं CCL, क्या बोलते हैं, CCL। और दूसरा कैटेगरी है इसका CNCP। अब ये CCL और CNCP क्या होता है, इसका मतलब होता है चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ, चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ। और ये CNCP क्या होता है, तो इसका मतलब होता है चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। मतलब दो कैटेगरी में बच्चों को जोड़ दिया इसने। तो मतलब CCL के अंदर कौन आते हैं, तो ये कह रहा है जिसका ऐसा बच्चा, ऐसा चाइल्ड, चाइल्ड का मतलब 18 साल से कम का है, जुवेनाइल की बात कर रहा है, और उसने क्या किया है, किसी लॉ को कन्फ्लिक्ट किया है। अब लॉ को कन्फ्लिक्ट करने का क्या मतलब है, मतलब ब्रीच कर रहा है वो लॉ को। जैसे कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर रहे हो आप, तो ऐसे यहां पर लॉ का ब्रीच हो रहा है। मतलब जहां पर कह रखा है कि आपको ये काम नहीं करना है, तो हमने हमेशा पढ़ा है कि लॉ हमेशा कैसे होता है, प्रोहिबिटेड बाय लॉ होता है। तो वहां पर जब कह रखा है कि टू डू और नॉट टू डू, और टू डू कह रखा है कि करना है और आप नहीं करते हो, तो मतलब ओमिशन कर दिया आपने। और नॉट टू डू कह रखा है मतलब प्रोहिबिटेड कर रखा है और आप करते हो, जैसे कि कह रखा है चोरी नहीं करनी है, तो प्रोहिबिटेड बाय लॉ, लॉ ने प्रोहिबिटेड कर रखा है लेकिन आपने वो किया, तो वो क्या कहलाता है, कन्फ्लिक्ट विद लॉ, कि आपने लॉ को तोड़ने की कोशिश करी है। तो यहां पर वही कन्फ्लिक्शन इसके साथ दिखाई दे रहा है, और ये कौन कर रहा है, बच्चा कर रहा है कोई।
और ऐसे ही आपके सामने दूसरा शब्द है चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। तो मतलब ऐसा कोई बच्चा 18 साल से कम का, अब वो कोई बच्चा है जिसको किस चीज की आवश्यकता है, केयर की और प्रोटेक्शन की। अब केयर और प्रोटेक्शन की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि इसके पास या तो घर नहीं है, ये अनाथ है, मतलब कोई ना कोई तरीके की इसके साथ एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, कुछ ना कुछ हो रहा है इसके साथ। तो यहां पर इस बच्चे को किस चीज की आवश्यकता पड़ गई, केयर की और प्रोटेक्शन की। और हमने ये पढ़ा हुआ है कि ये सारी जिम्मेदारी किसकी होती है, कि हम सब लोगों की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी किसकी है, किसकी है जिम्मेदारी, स्टेट की जिम्मेदारी है। हमको प्रोटेक्ट करने की, हमारी सोसाइटी को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी किसकी है। अगर हमारे साथ कुछ भी होता है तो कौन जिम्मेदार होगा उसका, स्टेट होगी। और स्टेट की डेफिनेशन आप कहां पढ़ते आ रहे हो, कहां पे पढ़ी है स्टेट की डेफिनेशन, आर्टिकल 12 कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल आर्टिकल 12 जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन का, वो अपनी जिम्मेदारी लेते हुए कहता है कि आपको क्या करना है, आपकी जिम्मेदारी है इन बच्चों की सुरक्षा करना, इनकी देखभाल करना। और ऐसे बच्चे जो असुरक्षित है, अब जो जिसके माता पिता नहीं है, जिसके पास घर नहीं है, जो गरीब है, जो वर्कर जिसका एक्सप्लॉइटेशन किया जा रहा है, अब ऐसे बच्चे की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है, सड़क पे भीख मांगते दिख रहे हैं अपन को, तो वो स्टेट ही तो करेगा ये सारी चीजें। तो इसी चक्कर में यहां पर चाहे ये बच्चा हो जो कन्फ्लिक्ट कर रहा हो, अब जिस बच्चे ने कभी किसी चीज को देखा नहीं, उसने हमेशा ऐसे एनवायरमेंट में रहा है, ऐसा उसका सराउंडिंग है, सोशल एनवायरमेंट इस तरीके का है कि चोर उचक्के के साथ ही डोलता है, लफंगों के साथ डोलता है, तो अब उसकी गलती है क्या, वो तो वही चीज सीखेगा जैसा देखा है उसने। क्या ऐसे बच्चे को जो चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ के अंदर आ रहा है, क्या उसको केयर प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं पड़ सकती क्या, तो वो जो बच्चा है उसको भी केयर एंड प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। तो फिर हमने एक लॉ लाने की कोशिश करी यहां पर, और ये लॉ क्या करता है, तो इससे पहले इस लॉ के बारे में समझने से पहले हमें 2-3 चीजें और देखनी पड़ेंगी। जैसे कि आपने कुछ थ्योरीज के बारे में पढ़ा है, और वो थ्योरीज किससे रिलेटेड है, पनिशमेंट से रिलेटेड। कौन कौन सी थ्योरीज हैं, क्या डिटरेंट, डेटरेंट, रेट्रिब्यूटिव, रिफॉर्मेटिव होती है। तो मतलब आपने डिटरेंट के बारे में भी पढ़ा है, जहां पे डायरेक्ट फांसी दे दी जाती है किसी व्यक्ति को टांग करके। रेट्रिब्यूटिव के बारे में भी पढ़ रखा है, रिफॉर्मेटिव, और ऐसे ही कंपनसेटरी, और एक है आपकी प्रोहिबिटेड, मतलब प्रिवेंटिव थ्योरी जो काम करती है आपकी, जहां पर आपको जेल में बंद कर दिया जाता है। तो उन्हीं में से एक थ्योरी जो है यहां पर आपकी काम करती है, वो कौन सी है, वो है रिफॉर्मेटिव थ्योरी के तहत ही ये लॉ बने हैं। जैसे कि प्रोवेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट है आपका, और ये जो जे एक्ट है, इसमें भी बच्चे को सुधारने की बात की जाती है, उसको इंटीग्रेट करने की बात की जाती है। कहां पर इंटीग्रेशन, तो कह रहा है सोसाइटी की मेन स्ट्रीम जो है उसमें हमें क्या करना है, उस बच्चे को उसको इंटीग्रेट करना है। वो बच्चा भटका हुआ है, उस बच्चे को सुधार करके हमें कहां लाना है, सोसाइटी में जोड़ना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले उनको शिक्षा देनी पड़ेगी, नहीं देनी पड़ेगी, एजुकेशन दोगे, ट्रेनिंग दोगे, और बच्चे को इस तरीके का बना दोगे कि वो लोगों के साथ रह सके। समझ में आ रही बात, तो उसको ट्रेनिंग देनी पड़ती है, तो उसको रिहेबिलिटेशन सेंटर में डालना पड़ता है। अब ये रिहेबिलिटेशन सेंटर, इंटीग्रेटिंग सेंटर जो होते हैं, सोशल इंटीग्रेशन, ये सारी बातें आपको अलग चैप्टर बता रखा है, उसके लिए भी हर एक चीज के लिए अलग चैप्टर है। इसको याद करने की कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होती, बस आपको समझ में आना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ होनी चाहिए। वो कैसे होगी, जैसे कि यहां पर चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ की बात कर रहा है, यही सब्जेक्ट मैटर है इस लॉ का। मतलब जब आप सेक्शन नंबर 1 पढ़ोगे, कौन सा सेक्शन पढ़ोगे, सेक्शन नंबर 1, इसके अंदर ये कहता है कि ये जे एक्ट लागू किसके ऊपर है, एप्लीकेबिलिटी किसके ऊपर है इसकी। जैसे आप पढ़ते हो ना एक्सटेंट और कमेंसमेंट और शॉर्ट टाइटल, तो एक्सटेंट का मतलब है कि कितनी जगह पर, कौन सा जुरिसडिक्शन है जहां पर ये एप्लीकेबल होगा, तो होल ऑफ इंडिया, पूरे भारत पर लागू है। लेकिन कहता है किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा, तो फिर वहां पर बात आती है कि ये इसी तरीके की 2 कैटेगरीज वाले चिल्ड्रंस के ऊपर ही ये लागू होता है। कौन से, सीसीएल और सीएनसीपी। तो सीसीएल का मतलब चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ, और सीएनसीपी का मतलब है चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। यहां तक की बात तो क्लियर है।
लेकिन जैसे ही अभी थोड़ी देर पहले आपको मैम बता रही थी कि आज के टाइम पर जो प्राथमिकता दी जा रही है, जो सबसे ज्यादा प्रिविलेजेस दी जा रही है, वो महिलाओं को दी जा रही है। तो जितनी अपॉर्चुनिटी मिल रही है आपको, सब उठा लो, जैसे भी व्यवस्था बैठे। लेकिन ये आपको अपॉर्चुनिटी मिली कहां से, ये लॉ आया कहां से? क्या आपको ही है वो प्रबल अपॉर्चुनिटी, या बच्चों को भी है? तो ये कुछ लॉज जो है हमारे, इनके अंदर अब देखो ये इनकंसिस्टेंट बात हो रही है ना। हमने पढ़ा है आर्टिकल नंबर 14 के अंदर कि सबको समान अधिकार होने चाहिए, लेकिन फिर भी महिलाओं को ज्यादा दे दिए। तो अब ये जो अधिकारों की बात आ रही है कि भाई जब कह रहे हैं कि सबको समान अधिकार है, सारी चीजों के बारे में कहा है कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ और राइट टू इक्वलिटी, सब कुछ बताया है, लेकिन फिर भी क्या रखा है, कुछ भिन्नताएं रखी गई हैं। वो क्यों रखी गई हैं? सोसाइटी को देखते हुए क्या करा है हमने, सोशल जस्टिस की बात की गई है। यही पढ़ा है ना हमने। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जब जस्टिस की बात कर रहे हैं तो कैसे कैसे जस्टिस आ रहे हैं हमारे सामने। प्रियम्बल कहता है कि भाई साहब पॉलिटिकल जस्टिस हो, सोशल भी हो, और कैसा हो, आपके सामने इकोनॉमिक जस्टिस भी होना चाहिए। जैसे प्रॉपर्टी के राइट्स होते हैं, दुनिया भर की और चीजें होती हैं, उनमें भी जैसे कि जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, वो सब के इकोनॉमिक जस्टिस हो गए। सोशल जस्टिस में क्या आ गया कि दोनों को समान अधिकार होने चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ पर सोसाइटी का कल्चर ऐसा है कि महिलाओं को फिर भी नीचे रहना पड़ता है, क्योंकि मैन जो है शुरू से ही ये है कि मैन जो है फिर भी हमेशा से ही क्या है, कहीं ना कहीं अपने आप को स्थिर पाता है अपनी सोसाइटी के अंदर, उसको स्टेबिलिटी है। लेकिन महिलाओं को इस तरीके की स्टेबिलिटी नहीं मिल पा रही थी। हालांकि आज के टाइम पे नहीं, ये काफी चीजें हैं जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। जैसे कि मुगलों के अत्याचार हुए थे, तो रेप होते थे, महिलाओं को उठाकर लेके ले जाते थे, तो वो महिलाओं को दबाना पड़ा कि भाई घर के अंदर ही रहो। बहुत तरीके की ऐसी चीजें थी जिनकी वजह से, अंग्रेजों की वजह से ऐसा हुआ। मतलब हमारे ऊपर जो चीजें थी वो थोपी नहीं गई हैं, या हमारी मानसिकता ऐसी नहीं थी, लेकिन हमें ऐसा कुछ प्रोटेक्शन के लिए करना पड़ा। लेकिन बाद में वो क्या बन गया, यूजेस में आ गया, और फिर धीरे 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 वो संकीर्ण बन गई हमारी सोच, और महिलाओं को क्या स्तर कर दिया, उनका थोड़ा सा डाउन कर दिया। तो उनके सारे अधिकार हमने छीन लिए, और वो महिलाएं कहां बंद कर दी, घरों में बंद कर दी। और उसी को उठाने के लिए हमारे सामने एक लॉ आया जिसको हम संविधान के नाम से जानते हैं, और वो 1950 में आपके सामने कॉन्स्टिट्यूशन बन के आ गया। जैसा कि नाम ही संविधान है, तो क्या कहता है कि सबके लिए एक समान विधान होना चाहिए। और उसकी इसने जो व्याख्या करी है वो सेक्शन आर्टिकल नंबर किसमें कर दी, 14 में कर दी, आर्टिकल नंबर 14। और यहां से आपको सारी बातें पढ़ने को मिलती हैं। आर्टिकल 14 बताता है कि साहब इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, राइट टू इक्वलिटी, लेकिन साथ में क्या कह दिया कि सोसाइटी को भी ध्यान में रखते हुए हमें क्या करना है, कुछ महिलाओं को जो अपने आप को सक्षम नहीं बना सकती, अभी इनकी स्थिति ऐसी नहीं है, जो सक्षम है, जो लड़ने में ताकतवर है, वो तो कर सकती है ऐसा, लेकिन जिसके पास नहीं है उसका क्या। बच्चों के साथ भी ऐसी स्थिति है, क्योंकि हर एक मोड़ पर देखें, जब फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज आने लगी, तो सबसे पहले वर्करों को वेजेस देने की जरूरत नहीं पड़ती थी, फ्री में काम करवाओ, चॉकलेट दे दो, थोड़ा बहुत फूड दे दो, काम करवा लो। ऐसी स्थिति को देखते हुए तो क्या हुआ कि बच्चे भी अपने राइट्स और लायबिलिटीज, देखो महिलाओं को तो था ही, वो जानती भी होंगी तब भी उनको दबाया जा रहा है, और बच्चों को कुछ पता नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी चीजों को देखते हुए हमारे सामने एक और आर्टिकल आया, और वो आया आर्टिकल नंबर 15 और उसका क्लॉज 3। और इस क्लॉज 3 में यही बात लिखी हुई है जो मैं अभी आपको स्टेट के बारे में बता रहा था, कि स्टेट की ही क्या है, जिम्मेदारी है, उसने ही गारंटी दे रखी है कि वो ही हमारी सुरक्षा करेगा और वो ही हमारा ख्याल रखेगा। यही है। तो यहां से हमारा आर्टिकल 15 का क्लॉज 3 कहता है कि किन से रिलेटेड स्टेट प्रोविजंस बना सकती है, तो कहता है महिलाओं से रिलेटेड, विमेन से रिलेटेड, और दूसरा, तो आपके सामने जितने भी प्रावधान, जितने भी एक्ट कानून दिखाई देते हैं आज के टाइम पर, वो आर्टिकल 15 का क्लॉज 3 आपको ये चीज प्रोवाइड कराता है। चाहे वो जे एक्ट हो, बच्चों से रिलेटेड है, पुरुषों से रिलेटेड तो कोई कानून नहीं है अलग से,
बच्चों से रिलेटेड मिलेंगे या महिलाओं से रिलेटेड मिलेंगे, लेकिन पुरुषों से रिलेटेड कोई भी स्पेशल कोई कानून नहीं मिलेगा। अब बच्चों से रिलेटेड कौन से हो गए, आपका जेजे एक्ट हो गया, दूसरा कौन सा है अपने आरजीएस में, पॉक्सो है, ठीक है। अब ये भी एक्ट है गया, हो गया आपके सामने। दूसरा कौन सा है, महिलाओं से रिलेटेड जो मिलेंगे आपको प्रावधान कानून कौन कौन से हैं, डोमेस्टिक वायलेंस, एक तो पॉश है, सेक्सुअल हरासमेंट से रिलेटेड, IROW, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट, डोमेस्टिक वायलेंस, डोमेस्टिक DV एक्ट है क्या आपके पास। तो ये एक्ट किसके लिए बनाए, महिलाओं से रिलेटेड बना रखे हैं। तो हमारे सामने स्टेट ने जो गारंटी दी है, आर्टिकल 12 में स्टेट को डिफाइन कर रखा है, उसको कह रखा है कि स्टेट के पास ये पावर है कि वो महिलाओं से और चिल्ड्रन से रिलेटेड क्या बना सकता है, ऐसे कानून बना सकता है। अब कानून की जब बात आई है, तो कानून का मतलब सिविल से भी से रिलेटेड और क्रिमिनल से भी रिलेटेड। तो सिविल का मतलब उनको राइट्स देगा और क्रिमिनल से मतलब उनकी लाइबिलिटीज अराइज कर देगा। लाइबिलिटीज का मतलब क्या है कि पनिशमेंट देगा उनको। तो लाइबिलिटीज की बात जब आ रही है तो फिर ये जेजे एक्ट इन्हीं के लिए बनाया गया है और कह दिया कि CCL मतलब जिस बच्चे ने अगर कोई लॉ तोड़ा होगा तो उसके ऊपर क्या लगेगा, पेनल्टीज लगाएंगे या पीनल प्रोविजंस उनके ऊपर लागू हो जाएंगे। और ये देने का काम कौन करेगा, तो कह रहा है इसके लिए हमने कुछ प्रावधान बना रखे हैं, जैसे कि इसके बगल में लिख लीजिए सेक्शन नंबर 2 का क्लॉज 13 जो आपको CCL की डेफिनेशन बताता है, और इसके बगल में लिखिए CNCP के बगल में सेक्शन नंबर 2 का क्लॉज 14। और साथ ही साथ ये आपको क्या बता के चल रहा है यहीं पर, इसने कहा कि इनको सजा देनी है या इनको जस्टिस देना है। सपोज करो, जस्टिस कैसे दोगे उसको, सपोज करो उसने किया ऐसा ऑफेंस है जो बहुत माइन्यूट है, पैटी ऑफेंस किया है और सजा उसको 10 साल की दे दी, क्या ये रीजनेबल है क्या। तो जस्टिस का मतलब क्या है कि उसको वही मिलनी चाहिए जितनी सजा हो, रीजनेबल हो, यही मतलब हुआ। तो रीजनेबिलिटी की बात कर रहा है, लेकिन इनके लिए भी अलग से प्रिंसिपल्स बता रखे हैं। मतलब ये जो पूरा एक्ट है इसको लागू करने के लिए ये केवल इतना सा ही नहीं आया, इसके ऊपर बहुत सारे इंटरनेशनल लॉज भी लागू हो जाते हैं, जैसे कि आपका DRC, डिक्लेरेशन ऑफ द चाइल्ड राइट्स कन्वेंशन, जेनेवा में हुई थी 1924 में। ऐसे ही DRC को जब चेंज किया गया तो उसको बना दिया CRC, और उसको क्या कहते हैं हम, UN ने उसे अडॉप्ट किया। उस टाइम पे तो नहीं थी 1924 के अंदर, 1924 मतलब 1924 के अंदर लीग ऑफ नेशन थी, क्या थी, लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन ने उस टाइम पे ये DRC का कन्वेंशन किया था जो जेनेवा में हुआ था, जेनेवा कन्वेंशन के नाम से भी जाना जाता है। फिर इसके अडॉप्ट किया 1989 में UN ने, किसने किया, UN ने अडॉप्ट कर लिया उसी को और उसका नाम चेंज करके क्या रख दिया, CRC। तो आज के टाइम पर उसे क्या बोला जाता है, UNCRC, कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड। तो देखो DRC से कहां पहुंच गए हम, CRC पे पहुंच गए। उन्होंने उसका नाम चेंज कर दिया, राइट्स तो सेम ही है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो उनसे भी आई हैं और अलग अलग एक्ट भी बता रखे हैं, कहां से कौन कौन सी कन्वेंशन आई हैं। ये आपको सारी की सारी बातें कहां पढ़ने को मिलेंगी, इसके प्रीएम्बल में बता रखी है। मतलब इस एक्ट का जो ऑब्जेक्ट बताएगा वो क्या बताएगा, इसका प्रीएम्बल, कि क्या उद्देश्य होगा और उस उद्देश्य को इंटरप्रिटेट कौन करता है, किसी भी लॉ को इंटरप्रिटेशन कौन करता है, जुडिशरी करती है ना। तो जुडिशरी हमेशा जब भी कोई भी दिक्कत आएगी किसी लॉ के अंदर तो क्या देखती है, वो हमेशा प्रीएम्बल देखती है कि लेजिस्लेशन की इंटेंशन क्या है। और इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए, जैसे मैंने अभी DRC और CRC का जिक्र किया, विजिंग रूल का भी जिक्र करूंगा, आगे भी इंटर कंट्री अडॉप्शन की बात करूंगा, तो हमेशा किन बातों का ध्यान रखा जाता है, तो इन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स बनाए हैं। ये प्रिंसिपल बच्चों के हित को ध्यान में रखते हुए देखे जाते हैं, जिसमें से प्रिंसिपल ऑफ बेस्ट इंटरेस्ट, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, बहुत तरीके के प्रिंसिपल्स हैं जिनकी बात यहां पर आपके इस लॉ के अंदर की गई है। और उसके लिए भी अलग से प्रावधान चैप्टर नंबर 2 के अंदर और सेक्शन नंबर
3 में की गई है और टोटल कितने बता रखे हैं उसके अंदर प्रिंसिपल्स, वो है 16। ये क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार। टोटल प्रिंसिपल कितने हैं आपके, जैसा आपने आईपीसी के अंदर अगर पढ़ा हो, तो जिसने पढ़ा हो तो उसको समझ में आएगा कि आपने जैसे आईपीसी के अंदर सेक्शन नंबर 6 पढ़ा था। अब ये नहीं पता होगा सेक्शन नंबर 6 क्या कहता है, लेकिन सेक्शन नंबर 6 जो है आपके एक्सेप्शंस को लागू करने की बात करता है। और किन के ऊपर करता है लागू करने की बात, एप्लीकेबिलिटी की बात कहां करता है, किन के ऊपर करवा रहा है वो लागू, तो वो कहता है किसके ऊपर करवाता है, बताओ बताओ। वो कहता है चैप्टर नंबर 4 के बारे में। वो कहता है सेक्शन नंबर 6 जो है वो कहता है कि चैप्टर नंबर 4 की जितनी भी बातें हैं, चैप्टर नंबर 4 क्या कहता है, वो कहता है जनरल एक्सेप्शंस की बातें। अब जनरल एक्सेप्शंस को भी बताऊं क्या, तो जनरल एक्सेप्शंस का मतलब है जो ऑफेंस हैं उनके अपवाद। जैसे कि एक डॉक्टर में और एक लुटेरे के अंदर फर्क होता है। लुटेरे के पास होता है चाकू, डॉक्टर के पास भी चाकू है कि नहीं, लुटेरे के पास भी चाकू है और डॉक्टर के पास भी चाकू है, लेकिन इंटेंशन का फर्क है। वो चाकू का इस्तेमाल कैसे कर रहा है और लुटेरा कैसे कर रहा है। वो ऑपरेशन मतलब गुड फेथ में कर रहा है तो 87 लागू हो जाता है, तो जनरल एक्सेप्शन में आ गया कि नहीं आ गया। और वहां पर वही चीज अगर लुटेरा करे तो फिर उसके ऊपर जो रॉबरी के चार्जेस लग जाएंगे। यही समझना है हमें, इंटेंशन ऑफ लॉ अगर समझ में आती है आपको, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ समझ में आ गई तो हर चीज आपको समझ में आएगी। ये क्लियर है, इसको रटने की जरूरत नहीं होती, ये समझने की चीज है। और हम क्या करते हैं, इसे रटने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें हमारा पढ़ने पर ही दिमाग है, उसे अप्लाई करने पर नहीं रखते कि हमें करना क्या है और इसका मतलब क्या है आगे जो पढ़ना है। तो हमें दोनों चीजें समझनी है, क्योंकि हमारे इंटरव्यू में तो यही चीज आएंगी ना, वो कुछ भी पूछेगा तो हम कहां से बताएंगे। चलो, तो हमारे सामने क्या आ गया, एक विमन एक चिल्ड्रन, और हमने देखा कि चिल्ड्रन की जब बात हो रही है सीसीएल और सीएनसीपी, और इनकी भी बात हम कर चुके हैं। लेकिन इनको जस्टिस प्रोवाइड कराने का काम कौन करेगा, तो वो हमारे पास कौन है, वो है जेजेबी, सेक्शन नंबर 4 चैप्टर नंबर 3, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, उसका नाम ही यही है। टोटल मेंबर कितने होते हैं, तो कहता है 3 मेंबर होते हैं, एक प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट होता है और 2 होते हैं सोशल वर्कर। और ऐसे ही सीएनसीपी को समझने के लिए इसको भी तो प्रोटेक्शन देना है ना, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस व्यक्ति को डिक्लेयर करवाना पड़ेगा। क्या डिक्लेयर करवाना पड़ेगा, सीएनसीपी, कि ये बच्चा जो है चाहे वो सीसीएल की कैटेगरी का हो, उसको भी अगर हमें लग रहा है कि इसको सुरक्षा की, केयर और प्रोटेक्शन की जरूरत है, चाहे उसने चोरी ही क्यों ना करी हो, लेकिन जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को ऐसा लगा कि नहीं, इस बच्चे ने चोरी करी है लेकिन इसकी सराउंडिंग ठीक नहीं थी, इसको तो केयर और प्रोटेक्शन की जरूरत है क्योंकि ये अनाथ है, तो फिर उसको डिक्लेयर करवाने के लिए कहां भेजना पड़ेगा अपन को, तो ये कहता है CWC, चाइल्ड वेलफेयर कमिटी। इसके बारे में कहां डिफाइन कर रखा है, तो सेक्शन नंबर 27। अब ये जो है अलग अलग चैप्टर हैं, ये हर चीज जो है डिफाइन कर रखी है बहुत तरीके से, इसमें कोई भी फेरबदल करने की जरूरत नहीं है, इंडेक्स को भी याद करने की जरूरत नहीं है, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे ही समझ में आ जाएगा आपको। देखो, पहला चैप्टर जो है इसका, चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन बताता है आपको। और इंट्रोडक्शन में क्या बता रहा है कि इंट्रोडक्शन का मतलब क्या है कि उसको कैसे पढ़ा जाए, और वो इंटेंशन बताता है कि एप्लीकेबल कहां होगा, नाम क्या होगा एक्ट का, एक्ट का पूरा नाम क्या होगा, एप्लीकेबल कहां होगा, किन के ऊपर होगा, ये सारी बातें बताता है। और साथ ही साथ जनरली क्या बताता है, डेफिनेशन, इंटरप्रिटेशन क्लॉज जिनको कहते हैं, कि अगर कोई डेफिनेशन उन्होंने बता रखी है तो अगर वो शब्द किसी भी प्रोविजन के अंदर लिखा आ जाए तो उसका मतलब कहां से समझोगे, तो वो कहां से मिलेगा आपको, डेफिनेशन क्लॉज सेक्शन नंबर 2 से। तो दोनों सेक्शन जो है आपके सेक्शन नंबर 1 और सेक्शन नंबर 2 में बताए हुए हैं।
यहां तक की बात क्लियर है। इसी तरीके से आप जब देखोगे तो चैप्टर नंबर 1 बता दिया, और साथ ही साथ मैंने आपको अभी बताया चैप्टर नंबर 2 के बारे में, जिसमें क्या बताया कि सेक्शन नंबर 3 ही है केवल, और उसके अंदर क्या बता रखे हैं, प्रिंसिपल्स बता रखे हैं बच्चे से रिलेटेड, कि बच्चों के ऊपर चाहे सीसीएल की कैटेगरी के बच्चे हैं तो उन पर अगर डिसीजन कौन ले रही है, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ले रही है, चाहे सीएनसीपी के ऊपर कौन डिसीजन ले रही है, CWC चाइल्ड वेलफेयर कमेटी अगर डिसीजन ले रही है किसी तरीके का, तो वो किन प्रिंसिपल्स को फॉलो करेगी, इन 16 प्रिंसिपल को फॉलो ही करेगी। इसी तरीके की प्रोविजन की प्रावधान की जो बात मैं कर रहा था वो आपको आईपीसी में बता रहा था। आईपीसी का सेक्शन नंबर 6 ये कहता है कि जो चैप्टर 4 है, एक्सेप्शन क्लॉजेज हैं, वो क्या होगा, हमेशा क्या होगा, जब भी किसी ऑफेंसेस को, किसी व्यक्ति के ऊपर किसी तरीके के ऑफेंसेस के चार्जेस लगेंगे, तो चार्जेस लगाने के टाइम पर हमें ये देखना पड़ेगा, किसका ड्यूटी है, ये कोर्ट की ड्यूटी है, कि वो ये देखेगी कि क्या वो कहीं जनरल एक्सेप्शन में तो नहीं फॉलो हो रहा। समझ में आई बात। सपोज करो कोई पागल व्यक्ति है, उसने किसी का मर्डर कर दिया, लेकिन कोर्ट ने देखा कि व्यक्ति ने मर्डर किया है, तो सीधा का सीधा सेक्शन लगा दिया 302। लेकिन क्या देखना चाहिए था उसको, चैप्टर नंबर 4 को देखना चाहिए था, क्योंकि सेक्शन नंबर 6 पहले ही ये बात कह के चल रहा है। और हमने क्या देखा वहां पर, सेक्शन नंबर 6 के अकॉर्डिंग सेक्शन चैप्टर नंबर 4 को देखा, और सेक्शन नंबर कौन सा दिखाई दिया हमें, सेक्शन नंबर 84 दिखाई दिया, और वो कहता है अनसाउंडनेस ऑफ माइंड के बारे में। यही मतलब है। देखो इतनी बात तो क्लियर है हमारी, यहां तक की बातें कर ली क्लियर। तो जस्टिस का मतलब सीसीएल की कैटेगरी की बात कर रहा था, और जे बोर्ड की बात कर दी। अब यहां पर यही जस्टिस जो है वो केयर और प्रोटेक्शन को लेकर के करता है, और वो किससे रिलेटेड है, चिल्ड्रन से। जिस बच्चे को हम जस्टिस दे रहे हैं, क्या उसको केयर और प्रोटेक्शन की जरूरत तो नहीं है, और जरूरत है तो उसे सीएनसीपी के पास भेज दो, मतलब सीएनसीपी उसे डिक्लेयर करवा दो, और किसके पास भेज करके, सीडब्ल्यूसी के पास भेज करके। इसके टोटल सेक्शन जो है आपको 27 से लेकर के 30 तक के सेक्शंस में इसको कवर किया गया है। और कौन सा चैप्टर है ये, चैप्टर नंबर है आपका 5। और ऐसे ही जे बोर्ड का जो चैप्टर है आपका, चैप्टर नंबर 3 लिखा हुआ है, सेक्शन नंबर 4 से लेकर के 9 तक के सेक्शन दे रखे हैं। ये केवल जे बोर्ड के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता है। किसकी बात करता है, क्योंकि जे बोर्ड क्या है, एक बॉडी है, बॉडी तो है, इसको स्टैब्लिश कौन कर रही है, स्टेट कर रही है। तो स्टेट कर रही है तो इसका कॉन्स्टिट्यूशन किया गया है कोर्ट के स्टेट के द्वारा, ठीक है। और यहां पर इसके कॉन्स्टिट्यूशन और फंक्शंस के बारे में बता रखा है, तो ये चैप्टर नंबर 4 to 9 तक के सेक्शन यही बताते हैं आपको। और ये एक्सक्लूसिवली डील किससे करेगा, केवल और केवल इससे ही करेगा। और ये एक्सक्लूसिवली डील किससे करेगा, लेकिन जब जे बोर्ड इन बच्चों, ये बच्चे, इनमें से कोई भी बच्चा जो है जे बोर्ड के पास आता है, तो इनके ऊपर जब प्रोसीजर इस्तेमाल करेगा, प्रोसीजर भी तो फॉलो करेगा ना, तो वो प्रोसीजर के बारे में जो है आपको चैप्टर नंबर 4 में पढ़ने को मिलेगा। यहां पर बता रखा है प्रोसीजर रिलेटिंग टू द चिल्ड्रन चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ। टॉपिक समझ में आ रहा है ना, पहले इंट्रोडक्शन, फिर प्रिंसिपल्स बता दिए, फिर उसके बाद कहां आ गए, जे बोर्ड के पास आ गए। जे बोर्ड ने क्या किया, ऐसे बच्चे के ऊपर कार्रवाई चालू कर दी, और कार्रवाई के बारे में कहां बता रखा है, प्रोसीजर चैप्टर नंबर 4। और फिर उसके सामने कौन दिखाई दिया, सीएनसीपी का। उसी बच्चे को उसने कहा कि ये तो मुझे गरीब सा लग रहा है, इसके माता पिता नहीं है, शायद ऐसा कुछ है इसके साथ। तो उसको किस में ले गया, वो कह रहा है कि इसको तो बच्चे को किसके पास भेजो, सीडब्ल्यूसी के पास, वो इसकी जांच पड़ताल करे। और जांच पड़ताल किया तो पता चला कि सच में वो तो डिक्लेयर करने की जरूरत है, उसे देखभाल की जरूरत है। तो उसको क्या कर दिया, चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट केयर एंड प्रोटेक्शन की कैटेगरी के अंदर डिक्लेयर कर दिया उसे।
तो ये हमारे सामने कौन सा आ गया, चैप्टर नंबर 5। और फिर ये यहां पर क्या बता रखा है, कॉन्स्टिट्यूशन बता रखा है सीडब्ल्यूसी का, कितने से कितने सेक्शन में, सेक्शन नंबर 27 से लेकर के 30 में। यहीं पर बता रखा है कि एक्सक्लूसिवली डील किससे करेगा ये। अब कह रहा है कि जैसे ही इस बच्चे को इसके सामने लाया जाएगा तो फिर भी प्रोसीजर तो चलेगा ही ना, बिना प्रोसीजर के कैसे काम चलेगा। तो ये जो प्रोसीजर फॉलो करेगा वो कौन से होंगे, तो कह रहा है कि सीएनसीसीपी को डिक्लेयर करना पड़ेगा ना कि वो बच्चा किस कैटेगरी में आना चाहिए, क्या वो अनाथ है या उसको केयर प्रोटेक्शन की जरूरत है, क्या उसे सरेंडर्ड चाइल्ड कहें या अबंडन चाइल्ड कहें। समझ में आ रहा है शब्द। तो सरेंडर या अबंडन कुछ भी हो वो बच्चा, तो उसको जिस तरीके का कैटेगरी का है उस कैटेगरी में डाल देंगे और उसको उस हिसाब से सर्टिफिकेट दे देंगे। और फिर ये जो सारा प्रोसीजर है वो आपको इस चैप्टर नंबर 6 में पढ़ने को मिलेगा। और ये जो चैप्टर 6 है आपका, ये किन के बारे में बताता है, सेक्शन नंबर 31 से लेकर के और 38 तक के सेक्शंस को कवर करता है। क्या हुआ, वो जेजे बोर्ड का है। जेजे बोर्ड जो है वो सीएनसीपी की कैटेगरी के जो आ रहे हैं उनका प्रोसीजर चैप्टर 4 में है, सीसीएल। और सीएनसीपी के जो बच्चे हैं उनका प्रोसीजर जो है वो चैप्टर नंबर 6 में है। अब हमारे सामने फिर एक शब्द आ गया, वो क्या है, एक्ट। मतलब अब एक्ट का प्रोसीजर समझना है हमें। अभी तक तो हमने छोटी छोटी बातें जो लॉजिकल थी वो सारी चीजें समझ ली कि जुवेनाइल क्या है, जस्टिस क्या है, केयर क्या है, प्रोटेक्शन, और ये सारी चीजें हमने समझ ली। अच्छा एक और बता देता हूं, चैप्टर नंबर 7 जब केयर एंड प्रोटेक्शन की बात हो ही रही है तो ऐसे बच्चों को, चाहे वो सीसीएल की कैटेगरी में आते हो चाहे सीएनसीपी की कैटेगरी में आते हो, इन दोनों को ही आवश्यकता क्या है, रिहेबिलिटेशन की। इन दोनों को ही आवश्यकता है सोशल इंटीग्रेशन की। तो इसके लिए चैप्टर नंबर 7 आपको बता रखा है और ये करीबन सेक्शन नंबर 38 से लेकर के और 55 तक के सेक्शंस को कवर करता है आपका। वेरीफाई करते जाना सेक्शन या कहीं पर कोई मिस्टेक हो। सेक्शन 39 से 55 है, चैप्टर 7। 39 से, हाँ नीचे देखो 38 लिखा था ना, 39 से 55। चलो यहां तक की बात तो हमारी क्लियर है। अब हम आ जाते हैं दोबारा से इसी चैप्टर पे, और यहां पर लिखा हुआ है एक और शब्द, क्या कहते हैं उसे, एक्ट। अब ये एक्ट जो बनता है उसे बनाने के लिए पहले बहुत तगड़ा प्रोसीजर चलता है, क्योंकि एक एक्ट कभी भी ऐसा नहीं कि हो गया और बन गया तैयार, ऐसा नहीं है। उसके लिए पार्लियामेंट का प्रोसीजर पूरा बता रखा है हमें, और वो कहां पढ़ने को मिलेगा, संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ने को मिलता है। तो वो क्या कहते हैं कि बिल आएगा, बिल से ही एक्ट कन्वर्ट होते हैं। तो इसका मतलब बिल आया है तो उसका मतलब पहले ड्राफ्ट किया है किसी कमेटी ने। तो ये जो बिल है पहले 2014 में आया था, फिर 2014 में उसे एक्सेप्ट नहीं किया गया, कुछ कमियां निकल गई उसमें, तो फिर उसे 2015 में विमेन मिनिस्ट्री के थ्रू लाया गया। ठीक है, अब वो विमेन मिनिस्ट्री है, उसने इस बिल को ड्राफ्ट करके और उन्होंने एक्सेप्ट करवाया 2015 में। बिल कब का था, 2014 का, लेकिन उस टाइम पर उसमें रीड्राफ्टिंग हुई और फिर से उसका बिल का नाम क्या कर दिया, 2015, मतलब जे बिल 2015 कर दिया। अब ये बिल तो आ गया, अब इसे कहां लाना है हमें, लोकसभा में और राज्यसभा में। 3 पार्ट है ना उसके पार्लियामेंट के, कौन कौन से हैं, 3 तरीके के पार्ट्स हैं उसमें, पिलर 3 है उसके पार्लियामेंट के, कौन कौन से, पहला है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा और तीसरा है प्रेसिडेंट। तो लोकसभा में या राज्यसभा में किसी में पहले ले जाओ, फिर उसके बाद जिसमें भी पहले लेके गए हो उसके बाद दूसरे में ले जाओ। सपोज करो पहले लोकसभा में लेके गए, फिर उसके बाद कहां ले गए, राज्यसभा में, दोनों से पास होने के बाद कहां पे जाएगा, वो प्रेसिडेंट के पास चला जाएगा। तो यहां पर भी वही व्यवस्था है। और ये जाने में देखो 2015 में आया था,
लेकिन इसे जाने में बहुत टाइम लग गया। और किसके पास जाने में टाइम लग गया? हमारे प्रेसिडेंट साहब के पास। और ये बिल्कुल एंड टाइम पे गया था, और वो भी कब? 25 तारीख को, 25 दिसंबर को। चलो कोई बात नहीं, चला गया। डेट मतलब ना 25 दिसंबर, ये तो स्टोरी है, आया था इस टाइम पे। 25 दिसंबर को पहुंच गया, लेकिन इसको अडॉप्ट किया गया जब प्रेसिडेंट ने असेंट दी, सहमति दी, अपनी सिग्नेचर करता है ना प्रेसिडेंट, तो उसने जब ये काम किया तो वो कितने टाइम हो गया उसे? 31 दिसंबर को आया। और 31 दिसंबर 2000, अगर सपोज करो यहां पर 31 दिसंबर 2016 होता, तो बिल का नाम क्या चेंज हो जाता? क्या एक्ट का नाम चेंज हो जाता? क्या? हमेशा बिल पे जो ईयर लिखा होता है, हमेशा वही ईयर जो है एक्ट के तौर पर आता है। ध्यान रखना ये बात। तो प्रेसिडेंट ने जो असेंट दी वो कब दी? 31 दिसंबर 2015 को, 2015 को। अब इसी डेट को हम क्या कहते हैं? 3 नामों से जानते हैं। एक तो प्रेसिडेंट की असेंट, प्रेसिडेंट असेंट, दूसरा इनेक्टमेंट के डेट के नाम से, और तीसरा किस नाम से जानते हैं? सिग्नेचर। क्या बोलते हैं इसको? तीसरा शब्द क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अडॉप्शन डेट। लिखो तीनों को। पहला है प्रेसिडेंट असेंट, दूसरा अडॉप्शन डेट, और तीसरा कौन सा है? इनेक्टमेंट डेट। अब देखो आपके सामने क्या हो गया? इनेक्टमेंट, अडॉप्शन और प्रेसिडेंट की असेंट तो पता चल गई। लेकिन इसके आने के बाद एक और प्रोसीजर होता है, ये पब्लिश नहीं होता ऐसे। प्रेसिडेंट ने असेंट दे दी और हो गया। ऑफिशियली पब्लिश करने के लिए क्या होता है? उसे क्या करना पड़ता है उसके लिए? सर गैजेट में पब्लिश एग्जैक्टली करते हैं। बिल्कुल सही कहा। इनका भी एक न्यूज़पेपर होता है, जैसे हमारे घर पे आते हैं ना न्यूज़पेपर, इनका भी एक न्यूज़पेपर है। उसको क्या बोलते हैं अपन? ऑफिशियल गजट कहते हैं। उस ऑफिशियल गजट के अंदर ही पब्लिश होता है, तभी ऑफिशियल पब्लिकेशन कहलाता है वो। और उसको जैसे ही पब्लिश किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं अपन? पब्लिकेशन डेट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पब्लिकेशन डेट। और ये पब्लिकेशन डेट कब आई है इसकी? कब पब्लिश हुआ? तो कह रहा है 1 जनवरी 2016 को हुआ। क्लियर? अब जैसे ही 1 जनवरी 2016 को हुआ, लेकिन इससे पहले भी एक और कोई एक्ट होगा जो पब्लिश हो चुका है, तो इस चक्कर में इस एक्ट, हमेशा एक्ट के ऊपर एक साइटेशन लिखी होती है। जैसे हमेशा केसेस की साइटेशंस होती है ना, ऐसे ही एक्ट की भी साइटेशंस होती हैं। और इसका नाम क्या रखा है? नंबर, एक्ट नंबर 2 ऑफ 2000। इसी वजह से 1 जनवरी 2016 को जब ये पब्लिश हो रहा था, तो ये कौन से नंबर का एक्ट था उस टाइम पे? 2016 में पास होने वाला एक्ट दूसरे नंबर का था। इसलिए क्या लिखा होता है? एक्ट नंबर 2 ऑफ 2016। यहां तक क्लियर है बात? और इसी के साथ साथ आपके पास आ जाती है अब एनफोर्समेंट डेट। ध्यान रखना, एनफोर्समेंट डेट के लिए भी पब्लिकेशन करना पड़ता है। ऐसे ही पब्लिकेशन नहीं होता, क्योंकि उसका एग्जीक्यूशन के लिए भी टाइम लगता है। इंप्लीमेंटेशन करवाओगे अलग अलग जगह पे, तो उन्होंने क्या कर रखा है, पहले ही अगर करवा रखा है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन कभी कभी तो डेट अलग से, फ्यूचरिस्टिक डेट देनी पड़ती है, नहीं तो उसी टाइम पर पब्लिकेशन कर देते हैं वो लोग। तो यहां पर डायरेक्टली क्या हुआ है? एनफोर्समेंट डेट दे दी आपको, कितनी? 15 जनवरी 2000।
क्लियर है यहां तक की बातें? ये तो हो गया इसका बेसिक इंट्रोडक्शन जो हमें एक्ट के बारे में समझना था। अब आ जाओ इसकी हिस्ट्री के ऊपर। इसकी हिस्ट्री में बड़े काम हुए, क्योंकि बच्चों के साथ तो एक्सप्लॉयटेशन आज से हो रहा है क्या, कब से हो रहा है, लेकिन उनको टाइम टाइम पर स्किल दी गई, उनको उनके लिए बहुत सहूलियत करने की कोशिश करी, उनको फैसिलिटीज देने की कोशिश करी, अलग अलग लॉज के अंदर कुछ ना कुछ प्रावधान दिए गए उनके लिए। तो कहां से स्टार्टिंग हुई इसकी? तो सबसे पहला लिखिए, मैनी इनेक्टमेंट मेड फॉर द चिल्ड्रन। मैनी इनेक्टमेंट्स मेड फॉर द चिल्ड्रन। पहला है अप्रेंटिसेस एक्ट 1850। अप्रेंटिसेस एक्ट, अब इसके नाम से ही पता चल रहा है ये क्या करता है, स्किल प्रोवाइड कराता है बच्चों को। मतलब पहले छोटे छोटे बच्चों को क्या कर लिया जाता था, बंधुआ मजदूर बनाते थे या कोई भी ऐसे वर्क में लगा देते थे जो हजार्डियस नेचर के हो। तो उनसे छुटकारा उनको दिलवाने के लिए उन्होंने क्या किया, उन बच्चों को स्किल देने के लिए कुछ ना कुछ चीजें खोली। तो उसके अंदर लॉ और प्रावधान बनाए गए, इस तरीके के प्रोविजंस बनाए गए कि इन बच्चों को कुछ ना कुछ चीजें सिखाई जाए, इनको स्किल दी जाए, और कम से कम वो 16 साल 13 साल तक का बच्चा होना चाहिए। तो सबसे पहला एक्ट जो है बच्चों से रिलेटेड ये आया था, अप्रेंटिसेस एक्ट 1950, जिसमें सबसे पहले 18 साल से तक के बच्चों की बात की गई थी, भाई ये बच्चे जो है इसके अंदर कवर कर लिए जाए। फिर ऐसे ही है गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट, 1890 का एक्ट है, गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट। हालांकि ये आपके सिलेबस से बाहर है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। कुछ एक्ट्स आए हैं इस तरीके के जो बच्चों से रिलेटेड बहुत सारे प्रोविजंस लाके दिए थे इन्होंने। तो एकदम से ये 2015 का एक्ट नहीं आ गया, इससे पहले भी बच्चों से रिलेटेड काफी सारे एक्ट्स आए हुए हैं। तो गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट 1890, इसके अंदर भी सेम चीजें थी, मजदूरों से रिलेटेड, बच्चे जो वर्कर्स थे हजार्डियस नेचर की चीजों से उनको दूर रखा जाए, उनके लिए अलग अलग प्रावधान बनाए गए। ये सेम वही है, स्किल देनी चाहिए उन बच्चों को, स्किल, न्यूट्रिशन और बहुत सारी चीजों के बारे में बात की गई इसके अंदर भी। इसी तरीके से फैक्ट्रीज एक्ट, अब तो फैक्ट्रीज एक्ट आपका नया आ गया है, लेकिन उस टाइम पर भी था 1881 का एक्ट, फैक्ट्रीज एक्ट 1881। इसी तरीके का एक और लिखिए, रिफॉर्मेटरी स्कूल एक्ट 1976, बाद में इसी में अमेंडमेंट करके 1876 लिखिए वहां पर, 1876 बाद में इसी में अमेंडमेंट किए गए और इसको फिर से अमेंडमेंट करके नया ड्राफ्ट किया गया और 1897 में इसको वापस से लाया गया। रिफॉर्मेटरी से समझ रही हो आप क्या कर रहे हैं वो, कि उनमें रिफॉर्म कर रहे हैं। जिस तरीके के बच्चे हैं, जैसे अपने पढ़ा ना भी, कन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, लॉ को तोड़ रहे हैं, तो इस तरीके के जो लॉ बच्चे थे उनको रिफॉर्मेटरी स्कूल के अंदर ट्रेनिंग दी जा रही है। इसी तरीके से आपका उसी टाइम पर आईपीसी भी आया था, इंडियन पीनल कोड 1860, उनके अंदर भी प्रोविजन देखे ही आपने, चाइल्ड से रिलेटेड प्रोविजंस मिलते हैं क्या? सेक्शन नंबर 82, सेक्शन नंबर 83, इसमें भी बच्चों को प्रिविलेजेस दी गई हैं कि अगर कोई 7 साल से कम का बच्चा जो है, अगर वो किसी तरीके का ऑफेंस कर दे तो सब माफ है उसके लिए, जो भी आईपीसी में बता रखे हैं या किसी अदर लॉ में बता रखे हैं। दूसरा क्या बता रखा है कि अगर कोई बच्चा 7 से लेकर के 12 साल तक का है और अंडरस्टैंडिंग नहीं है, नेचर ऑफ अंडरस्टैंडिंग नहीं है उसे, तो फिर ऐसे एक्ट में क्या होगा, ऐसे एक्ट के लिए वो भी, उसको भी प्रिविलेज मिल जाएगी, वो भी जनरल एक्सेप्शन की कैटेगरी में आ जाएगा, सेक्शन नंबर 83। तो 82 और 83 लिख लीजिए।
लेकिन अगर वो कैपेबल हुआ बच्चा तो फिर क्या जनरल एक्सेप्शन में आ जाएगा क्या? अब उसको नेचर ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, जो एक्ट हुआ है उसकी, तब नहीं मिलेगा उसको बेनिफिट। अब उसको जे एक्ट में लाना पड़ेगा ना। कैपेबल मतलब कैसे होगा? सपोज मैं बताता हूं, ऐसे बहुत सारे एक्ट हुए हैं। सपोज करो एक केस हुआ था ऐसा ही, उल्ला वर्सेस कुछ एक्ट केस था, अब एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, उल्ला वर्सेस स्टेट या एम्परर ऐसे कुछ था। उसके अंदर यही हुआ था कि एक 18 साल की 10 साल की लड़की थी, उसकी शादी हो गई थी, उसका हस्बैंड पीटता था उसे, उसका ससुर पीटता था उसे। उसने मन में तो बना रखा था कि इनको तो मारना है। उसने अपॉर्चुनिटी देखी और क्या सोचा उसने? उसने सोचा कि आज ये सो रहे हैं और सोने के बाद इनकी गर्दन काट दूंगी मैं। उन्होंने तलवार से उनकी गर्दनें काट दी। वो चीज नहीं है, काट के वो भाग गई। काट देती तो कोई फर्क पड़ता क्या? एक्ट तो कर ही रही है ना। तो एक्ट कर रही है, लेकिन नेचर ऑफ अंडरस्टैंडिंग के बारे में कैसे पता चला? कि उसको डर महसूस हुआ इस बात का कि मैंने कुछ ना कुछ गुनाह तो किया है और जो सही नहीं है। तो उसका भागना इंटेंशन शो कर रहा है कि उसको अंडरस्टैंडिंग थी जो उसने किया है। कौन से सेक्शन में आता है ये बात इंडियन एविडेंस एक्ट में? सेक्शन नंबर 8 के अंदर आता है। सबसीक्वेंट कंडक्ट है ये। क्या है? सबसीक्वेंट कंडक्ट मतलब जब एक्ट हो जाता है उसके बाद जो कंडक्ट दिखाई देता है किसी व्यक्ति का। क्लियर? तो ऐसे भी होते हैं। इसी तरीके से सेक्शन सीआरपीसी भी है आपकी। सीआरपीसी में भी प्रोविजन है जुवेनाइल से रिलेटेड, प्रोसीजर बता रखा है। कौन सा सेक्शन है सीआरपीसी? पहले तो लिखो, पहले जो सीआरपीसी थी आपकी वो थी 1898 की, और फिर उसके अंदर चेंजेस ला दिए गए। कौन सी सीआरपीसी चलती है अभी? 1983। वेरी गुड। कौन सी चलती है भाई सीआरपीसी? 1973। 1973। कौन सा सेक्शन है उसका जो बच्चों से रिलेटेड बातें करता है? सर वेरी गुड। 27। सेक्शन नंबर 27 में बात करता है, और वहां पर बता रखा है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है ऐसे बच्चों के ऊपर कार्रवाई कर सकता है, और चिल्ड्रंस एक्ट के अंतर्गत भी करा जा सकता है। तो आपके आज के टाइम पर आपके सामने ये कुछ चीजें आई थी, बीच में कुछ कन्वेंशंस भी आई थी। ये तो एक्ट आ गए जो 1900 से पहले के थे, 1900 जो 19 सेंचुरी से पहले के थे, ठीक है, 18 सेंचुरी के। लेकिन कुछ इंटरनेशनल कन्वेंशंस भी आई हैं। अच्छा, एक और प्रोविजन है इसी के अंदर आपका 1973 के एक्ट में, सेक्शन नंबर 360। सेक्शन नंबर कौन सा है? 360। प्रोबेशन के रिगार्डिंग बात करता है, लेकिन वहां पर चाइल्ड 21 ईयर एज की बात की गई है। तो उससे बिलो, तो बिलो क्या होंगे? सपोज करो अगर 18 साल से 16 साल का 17 साल का है तो उसे प्रोबेशन का बेनिफिट मिल जाता है। अब ऐसे ही इंटरनेशनल लेवल कन्वेंशन लिख लो, इंटरनेशनल लेवल प्रोविजंस रिलेटिंग टू द चिल्ड्रंस। हालांकि ये चीजें जो मैं बता रहा हूं आपको प्रीएम्बल में भी पढ़ने को मिलेंगी। कहां पे मिलेंगी? प्रीएम्बल में। प्रीएम्बल में हर एक चीज को बता रखा है आपको, कौन से राइट्स कहां से आए हैं, किस प्रोविजन से आए हैं, कौन सी कन्वेंशन आई है उनसे। पहला लिखिए जेनेवा डिक्लेरेशन। जेनेवा एक कंट्री है, वहां पर लीग ऑफ नेशन के द्वारा क्या किया गया था? कन्वेंशन की गई थी, और वहां पर सबसे पहले एक बात रखी गई थी चाइल्ड से रिलेटेड, क्योंकि बच्चों का एक्सप्लॉइटेशन और महिलाओं का एक्सप्लॉइटेशन बहुत ज्यादा हो रहा था। तो उन्हीं उसी टाइम पर एक प्रोविजन डाला गया, उसको कहते हैं सीआरसी और डीआरसी। डीआरसी लिखिए और फुल फॉर्म लिखिए, डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द चाइल्ड। डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द चाइल्ड by the League of Nations, by the League of Nations।
इन 1924। अब इसी के साथ इसका लिंक जो है दूसरे सेक्शन में लिखिए, क्योंकि वो आपको दिक्कत करेगा नहीं। तो फिर इसके बगल में लिखिए, इसको जो है अमेंड किया गया, और इसको फिर जब लीग ऑफ नेशन तो खत्म हो गई थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया था तो फिर उसके बाद कौन सी आई हमारे पास, फिर आ गई यूनाइटेड नेशंस। तो यूएन ने क्या किया, इसी को अडॉप्ट कर लिया। DRC adopted by UN, that the name is called CRC। अब इसे CRC नहीं कहते, ध्यान रखना, इसे क्या बोलते हैं, UNCRC। इसका पूरा नाम क्या है, UNCRC। CRC तो मैंने ऐसे ही बताया आपको कि DRC से CRC बना है। अडॉप्टेड बाय UN इन 1989। लेकिन जब ये UNCRC बन गई थी तो हमने भी तो अडॉप्ट किया होगा ना, समझते हो ना। ये दो तरीके के लॉज होते हैं, एक तो इंटरनेशनल होगा, एक आपके डोमेस्टिक लॉज होते हैं। ये आप ज्यूरिस्प्रूडेंस में और दुनिया भर की और चीजों में इंटरनेशनल लॉज में पढ़ते हो। तो यहाँ पर ये जो डोमेस्टिक लॉज होते हैं तो डायरेक्ट अप्लाई थोड़ा ना करते हम, क्योंकि हमारे भाई सपोज करो किसी कन्वेंशन में कोई चीज लिख रखी है और हमारे लॉज के अकॉर्डिंग वो सही नहीं है, अप्रोप्रिएट नहीं है, इनकंसिस्टेंट जा रही है, तो उसे इनकंसिस्टेंट और अप्रोप्रिएट बनाने के लिए कि हम भी अपने लॉज में इंप्लीमेंट कर सके, तो उसमें हमें टाइम लगा। और टाइम लगते लगते हमने उसको अडॉप्ट कब किया, इंडिया ने जब सिग्नेचर करते हैं ना अपन उसे, तो हमने कब साइन किए उसके ऊपर, इस UNCRC की डिक्लेरेशन पर या कन्वेंशन पर लिखिए उसके लिए। वो था अपना डेट। ये डेट आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, ये पूछी जा चुकी है और पूछी जा सकती है। 11 दिसंबर 1992। 11 दिसंबर 1992। अब ये CRC और DRC सब कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद भी हमारे पास बहुत सारे एक्ट आए। सर जी बोलिए। एक बार आप UNCRC की फुल फॉर्म बता दीजिए। यूनाइटेड नेशंस CRC की क्या ऑन द कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड। UN, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड। ऐसी चीजें वहां से निकाल लिया करो गूगल से। ठीक है, चलिए यहां तक की बात क्लियर। इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे एक्ट आ चुके हैं। अब देखो उस टाइम पर क्या था कि जब हम आजाद हुए नहीं थे तो वहां उस टाइम पर प्रेसिडेंसी टाउन चलते थे। क्या चलते थे, प्रेसिडेंसी टाउन चलते थे। तो इंटरनेशनल जब कन्वेंशन हो रही है तो हमारा यहाँ पर कॉलोनी थी, ये जो राज्य है आज के टाइम पे भारत जिसको बोल रहे हैं, वो कॉलोनी तो थी। तो वो किसके अंडर आती थी, इंग्लैंड के, ब्रिटिश के अंदर आती थी। तो उन्होंने हमारे लिए लॉज बनाए, हमारे बच्चों के लिए। अब वो कौन से लॉज थे, तो सबसे पहले प्रेसिडेंसी के अकॉर्डिंग लॉज बनते थे। तो जैसे कि अपने पहले कैलकाटा था, बॉम्बे था, मद्रास था, उनके अंदर ही एक्ट आए थे। तो सबसे पहला उन्होंने जब लॉ बनाया था, लिखिए, सबसे पहला मद्रास में आया था, मद्रास चिल्ड्रंस एक्ट 1920। जेनेवा कन्वेंशन देखो कब हुई है, और उससे पहले ही हमारे पास चिल्ड्रंस मद्रास चिल्ड्रंस एक्ट 1920 आ चुका था। दूसरा लिखिए बंगाल चिल्ड्रंस एक्ट और बंगाल बॉम्बे चिल्ड्रंस एक्ट, ये दोनों जो है 1922 और 24 में आए हैं। फिर हम आजाद हो गए थे, उसके बाद आजाद हो गए थे ना हम, तो हमने फिर अपना एक्ट बनाया और फिर बनाया चिल्ड्रंस एक्ट। अब हमें कोई राज्य की लिखने की जरूरत है क्या, क्योंकि अब तो हम कंबाइंड कंसोलिडेट करके चलते हैं ना सब चीजों को। तो हमने फिर एक और एक्ट बनाया जिसका नाम था चिल्ड्रंस एक्ट 1960। लिखिए, चिल्ड्रंस एक्ट 1960 नया एक्ट आ गया था हमारे पास। अब उसमें जितने भी बंगाल मद्रास के सब एक्ट थे उनको कंबाइंड करके एक अच्छा सा लॉ बना दिया।
लेकिन उसमें भी काफी सारी डेफिशिएंसीज निकली। और इसी टाइम पर एक विजिंग रूल नाम से भी चीज आई थी। मतलब विजिंग रूल, इसे याद रखना, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक कन्वेंशन हुई थी विजिंग के अंदर। विजिंग कहाँ है? चाइना में है। चाइना की क्या है? चाइना की कैपिटल है विजिंग। वहां पर एक कन्वेंशन हुई थी, और वो कन्वेंशन में जो रूल रेगुलेशंस डिक्लेयर किए गए थे बच्चों से रिलेटेड, उसी को क्या कहते हैं हम? उसी को हम विजिंग रूल के नाम से जानते हैं। अब दो तीन चीजें आपको याद होनी चाहिए, जैसे कि विजिंग रूल की फुल, मतलब विजिंग रूल को किस कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है, या इस पर्टिकुलर कन्वेंशन दे देगा, उसमें से कहेगा इनमें से बताओ विजिंग रूल कौन सी है। ठीक है, इसके साथ साथ आपको ईयर भी याद रखना है उसका। ये साहब आपका विजिंग रूल जो है 1985 में आया था। ये कन्वेंशन जो है 1985 में हुई थी। इस विजिंग रूल की पूरे कन्वेंशन का नाम लिखो। लिखो, यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड नेशंस स्टैंडर्ड मिनिमम रूल्स फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जुवेनाइल जस्टिस। रूल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जुवेनाइल जस्टिस 1985। इस कन्वेंशन को, ये पूरा नाम है इसका, इतना बड़ा नाम रखते हैं क्या कोई? इतना बड़ा नाम रख करके इसको छोटे शॉर्ट फॉर्म में कहा गया विजिंग रूल, इसलिए बार बार इस, ये पॉपुलर नेम है विजिंग रूल के नाम से। किस कन्वेंशन को जाना जाता है? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जुवेनाइल जस्टिस। बच्चों के लिए बना रहे हैं ना, तो जुवेनाइल जस्टिस 1985। और फिर आपके सामने हमारा एक एक्ट आया। ये सारी कन्वेंशन इंटरनेशनल कन्वेंशन हो गई। उसी टाइम पर हमने भी एक एक्ट लाके रख दिया, वो है जे एक्ट 1986। चिल्ड्रन एक्ट को खत्म कर दिया, जे एक्ट 1986 बनाया हमने। फिर उसमें भी बहुत सारी कमियां निकल के आ गई, कह रहे हैं कि ये प्रॉपर इंप्लीमेंट नहीं हो रहा। तो फिर हम दूसरा एक्ट लाए, और वो उसका नाम क्या रख दिया हमने? अब उस, क्योंकि जब 1986 का जे एक्ट आया था, तो उस टाइम पर ये 1992 की जो कन्वेंशन थी हमारी, कौन सी? डीआरसी वाली, उसके प्रावधान जोड़ने थे हमें, क्योंकि वहां पर बहुत सारे स्टैंडर्ड फॉर्म्स बनाए थे बच्चों के लिए। तो उनको जोड़ने के चक्कर में हमने क्या किया, 1986 को खत्म किया और 2000 का जे एक्ट बना दिया। और उसमें सारे के सारे रूल्स कौन से डाल दिए? 1992 के बेजिंग रूल्स के, और जो पिछले जो कन्वेंशन हुई थी, स्टैंडर्ड्स रूल्स बनाए थे, वो सब कुछ डाल दिया उसके अंदर। अब बताओ कहां से कहां तक पहुंचे। और सबसे मेन चीज तो अभी रह गई हमारी, इसके अंदर एक एक और प्रावधान आ चुका था हमारा, उसका नाम था इंटर कंट्री अडॉप्शन। ये इंटर कंट्री अडॉप्शन जो है, ये भी आपका 1993 में आया था। ये पूरी एक कन्वेंशन है। कन्वेंशन का नाम लिखो। कन्वेंशन का नाम तो मत लिखो, आपको ये सारा कुछ बेरक में मिल जाएगा लिखे हुए वहां पे। बस इंटर कंट्री अडॉप्शन 1993 के नाम से लिख लो। ये इंटर कंट्री अडॉप्शन से रिलेटेड प्रोविजन भी हमने इस 2000 के एक्ट में जोड़ दिए थे। बाद में उसमें बहुत सारी कमियां निकल के आई, क्योंकि 1993। हाँ, इसे हेग कन्वेंशन के नाम से भी जानते हैं, लिख लो इसके बगल में। इंटर कंट्री अडॉप्शन को किसके नाम से जाना जाता है, तो लिख लिए बगल में, हेग कन्वेंशन। हेग कंट्री है, वहां पर ये कन्वेंशन हुई थी, नीदरलैंड के अंदर। ओके, चलो, यहां तक की बातें क्लियर है अपनी? किसी तरीके का कोई डाउट, कुछ समझना है इसमें? समझने का कुछ है भी नहीं इसमें।
फिर इसके बाद कुछ हमने अपनी तरफ से, इंडिया ने भी रूल्स बनाए इंटर कंट्री अडॉप्शन से रिलेटेड। उस टाइम पर 2000 का रूल आ गया था, लेकिन हमने इंटर कंट्री अडॉप्शन से रिलेटेड रूल रेगुलेशंस को इसमें प्रॉपर डाला नहीं था। तो उसके बाद हमने अपने कुछ और रूल्स लेके आए 2006 और 2007 में, वो प्रॉपर काम नहीं कर रहे थे। तो फिर हमें लगा कि नहीं, इससे हमारा काम नहीं चलेगा। फिर हम एक ड्राफ्ट ही उठा लाए, क्योंकि उस टाइम पर बच्चों के साथ बहुत ज्यादती हो रही थी और उनका एक्सप्लॉइटेशन ज्यादा हो रहा था। तो पॉक्सो तो आ ही गया था 2012 में ही, लेकिन हमें जेजे में भी चेंजेस करने थे। और उसी को करते करते हमने क्या किया, 2014 में एक ड्राफ्ट लाए, उसका काम बना नहीं। फिर 2015 में जो मिनिस्ट्री, विमेन मिनिस्ट्री जो थी, उसने इस एक्ट को, बिल को लेके आया और ड्राफ्ट को पार्लियामेंट में रख दिया, और फिर आपके सामने ये एक्ट बन करके आ गया 2015। आज इसका नाम क्या है, जेजे एक्ट, केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ द चिल्ड्रन एक्ट 2015 के नाम से इस एक्ट को जाना जाता है। हाँ, अमेंडमेंट हुए थे, 2000 में आ गया था एक्ट, लेकिन उसमें कुछ डेप्रिसिएशन हुई थी, तो रूल रेगुलेशंस अलग से बना दी थी। फिर उनको फॉलो करने के लिए फिर ये प्रॉपर हो नहीं पा रहा था, तो फिर उन्होंने दोबारा से कुछ और चीजें बनाई, फिर ये पर्टिकुलर एक्ट ले लिया है। अब तक की बातें समझ में आ गई? लेकिन ये तो थी इस तरीके की बातें जो इस एक्ट के अंदर बता रखी हैं। और ये जो सारी चीजें आई थी इंटरनेशनल कन्वेंशन से आई थी, कुछ अलग चीजों से भी आई थी, लेकिन अभी तक हमारे संविधान ने इसको वैलिडिटी दी क्या? हमने संविधान के प्रोविजंस के बारे में कुछ पढ़ा क्या? पढ़ा तो था, आर्टिकल 15 का क्लॉज 3 पढ़ा था, उसने इसको वैलिडिटी दी थी, और उसको क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी। उसके बगैर ये क्या इन्फोर्स हो सकता था क्या? कभी नहीं हो सकता था, क्योंकि आर्टिकल 14 मना कर देता है इसकी बात। लेकिन कुछ और भी प्रावधान थे कॉन्स्टिट्यूशन के, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो थे, उनको हमने इसके अंदर जोड़ा और उनके ऑब्जेक्ट को इनके अंदर डाला, जिससे कि ये क्या हो सके, इसको और ज्यादा एफिशिएंट बनाया जा सके, प्रभावित अच्छा होगा। जैसे कि लिविंग स्टैंडर्ड को लेकर के, न्यूट्रिशन को लेकर के अलग अलग आर्टिकल दे रखे हैं। ये सारे आर्टिकल जो है आपको कहां पढ़ने को मिलते हैं? एक तो डीपीएसपी, क्योंकि हमने तो पहले ही पढ़ लिया था, स्टेट की जिम्मेदारी है सारी, और ये कॉन्स्टिट्यूशन की जिम्मेदारी स्टेट कहां से लाएगा? ये एनफोर्सेबल नहीं होती बस, लेकिन वो कहता है कि हाँ मैं कोशिश करता रहूंगा, ठीक है। लेकिन कुछ एक ऐसी चीज थी जो आर्टिकल नंबर 21A में जोड़ दी गई, जिसको क्या कहते हैं अपन? राइट टू एजुकेशन। लिख लीजिए, ये क्वेश्चन आ सकता है आपका, 86 अमेंडमेंट 2002 कब आया था ये? लेकिन डीपीएसपी में ऐसा क्या बता रखा है? तो आप लिखिए सेक्शन नंबर 39 का, इसके अंदर क्लॉज दे रखे हैं, आर्टिकल नंबर 39 के क्लॉज ई और एफ के अंदर कुछ प्रावधान दे रखे हैं, जहां पर बच्चों को एक्सप्लॉइटेशन करने से रोकने की बात की गई है, कि उनका अब्यूज नहीं किया जाएगा। और उनको अगर कोई काम देना है, सपोज करो बच्चा गरीब है या कुछ ऐसा है कि उनको काम करना पड़ रहा है, तो कोई हजारियस काम नहीं दिया जाएगा, उनकी हेल्थ का भी ध्यान रखा जाएगा। ये किसकी जिम्मेदारी है? तो जितने भी एक्ट बनते हैं, कानून बनते हैं, सपोज करो फैक्ट्रीज एक्ट बना है, तो फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर बच्चों का ध्यान रखना जरूरी है। चाहे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट बना है, कोई भी एक्ट बनेगा, अब चाहे मिनिमम वेजेस एक्ट बनेगा, तो भी बच्चों का ही ध्यान रखना पड़ेगा इन आर्टिकल्स के थ्रू। अब वो काम करेगा तो खाने को भी तो मिलेगा उसे, तो फिर उसके लिए भी कुछ चीजें हैं, जैसे कि आपका आर्टिकल 45। आर्टिकल 45 के अंदर अब देखो, अब इसका तो कोई काम ही नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? क्योंकि आपके पास आर्टिकल नंबर 21A आ गया है। लेकिन इसमें बात क्या बताई हुई है आर्टिकल 45 में? यहां पर 6 साल तक के जो बच्चे होते हैं ना, उनकी फ्री एजुकेशन की बात की गई थी। फिर उसके बाद एक और आर्टिकल आया आपका, आर्टिकल नंबर 47। इसके अंदर बच्चों की लिविंग स्टैंडर्ड की बात की गई है, न्यूट्रिशन की बात की गई है, कि उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलना चाहिए। केवल बच्चों की नहीं की गई, और लोगों की भी की गई है। लेकिन लोगों में बच्चे नहीं आते क्या? तो बच्चे भी इंक्लूड होते हैं, तो इसलिए यहां पर आर्टिकल 47 की भी बात की गई है। तो ऐसे करके आपके सामने 39E, F
45, 47 और आपका जो मेन आर्टिकल है जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी देता है इस एक्ट को, वो है आपका आर्टिकल नंबर 15 का क्लॉज 3। अब ये सारे आर्टिकल इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इनसे रिलेटेड सारे प्रोविजंस कहां मिलेंगे आपको? जे एक्ट के अंदर मिलेंगे, किसी ना किसी रूप में मिलेंगे, मिलेंगे जरूर। और अब आपने जितनी भी कन्वेंशंस पढ़ी हैं, जितने भी एक्ट जो पिछले निकल गए हैं आपके, और ये जो आर्टिकल्स हैं इनके अंदर जो बातें लिखी हुई हैं, और इंटरनेशनल कन्वेंशंस के थ्रू हमने क्या किया है, हमने किनको बनाया है? चैप्टर नंबर 2 के जितने भी प्रिंसिपल हैं 16, वो वहीं से ही बन के आए हैं। और वो किसकी देन है? यूएनसीआरसी की देन है। कुछ यहां से लिए, कुछ हमारे पास थे, तो सब करके मिक्स करके, और ये प्रिंसिपल्स यहां आ गए। कितने हैं टोटल? 16। चैप्टर नंबर 2 सेक्शन नंबर। अब जैसे मैंने आपको एक और चीज बताई, देखो मैंने आपको चैप्टर नंबर 7 तक की बातें बताई थी, याद हो तो आपको। चैप्टर नंबर 7 में क्या बताया था? चैप्टर नंबर 7 में 39 से लेकर के 55 तक के सेक्शन तो बताए थे, लेकिन बताया क्या था, मेन क्या था उसका इंपॉर्टेंट? सीएलसी क्या बताया था? ये याद नहीं है। हाँ, देखो मैंने बताया था कि जो भी सीसीएल या सीएनसीपी के बच्चे होते हैं, इस कैटेगरी में जो भी बच्चे आते हैं, उन सबको क्या किया जाएगा? उनका रिहेबिलिटेशन और सोशल इंटीग्रेशन किया जाएगा। मतलब रिहेबिलिटेशन का मतलब उनके पास घर नहीं है तो घर देंगे, शेल्टर देंगे। आपने पढ़ा है ना, शेल्टर होम, ऑब्जर्वेशन होम, स्पेशल होम, ये सब जो है वो यहीं आते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहां मिलेंगी आपको पढ़ने के लिए। जिस तरीके की कैटेगरी का बच्चा होगा उस तरीके के होम में रखा जाएगा उसे। चिल्ड्रन होम भी इसमें आता है। ठीक है, लेकिन यहां तक की बात तो मैंने कर ली थी, लेकिन आपने अभी एक और अडॉप्शन की रिलेटेड कन्वेंशन के बारे में पढ़ा था, जिसको हम क्या बोल रहे थे अभी? हेग कन्वेंशन। देखो 2 कन्वेंशन की बात की गई है यहां पर, तीन मान के चलो आप। पहला है जेनेवा कन्वेंशन। कौन सी? जेनेवा कन्वेंशन। दूसरा कौन सा है? ब्रिजिंग रूल। तीसरा कौन सा है? हेग कन्वेंशन। अब ये हेग कन्वेंशन जो है इंटर कंट्री अडॉप्शन की बात कर रहा है। इसी से रिलेटेड कौन सा चैप्टर पढ़ने को मिलता है आपको? चैप्टर नंबर 8। इसके अंदर इंट्रा कंट्री और इंटर कंट्री अडॉप्शन की बात की गई है। कौन सी? इंट्रा कंट्री। इंट्रा मतलब क्या होता है? कंट्री के अंदर, विद इन स्टेट। मतलब हमारे यहाँ के हरियाणा से राजस्थान में कोई अडॉप्ट कर रहा है तो इंट्रा कंट्री हो गई, और इंटर कंट्री विद इन कंट्रीज, बिटवीन द कंट्रीज, मतलब विद इन इंडिया, इंट्रा कंट्री, इंट्रा अडॉप्शन कहते हैं, इंट्रा कंट्री अडॉप्शन। और इंटर कंट्री अडॉप्शन का मतलब क्या होता है? बिटवीन कंट्रीज, 2 कंट्री के बीच में जो अडॉप्शन हो रहा है। जैसे हमारे इंडिया से अमेरिका में अडॉप्शन कर रहा है कोई, किसी बच्चे को कर ले, तो वो क्या कहलाएगा? इंटर कंट्री अडॉप्शन कहलाएगा। इनसे रिलेटेड जो प्रोविजन है आपको इस चैप्टर नंबर 8 के अंदर मिलते हैं। ठीक है, और कितने सेक्शंस कवर करता है ये? सेक्शन नंबर 56 से लेकर के कितने बता रखे हैं इसमें? सर 73। 73 तक के सेक्शंस बता रखे हैं। और इसी के बाद चैप्टर नंबर 9 आ जाता है आपका, और इस चैप्टर 9 के अंदर ऑफेंसेस के बारे में बता रखा है जो चिल्ड्रंस के खिलाफ होते हैं। जैसे कि उसके हाथ तोड़ दिए, उसके पैर तोड़ दिए, उससे भीख मंगवा रहे हैं, तो ऑफेंस हो गया कि नहीं हो गया? ये ही ट्रैफिकिंग के अंदर पढ़ने को मिले थे आपको। सेक्शन नंबर 370 के बाद के जो सेक्शंस हैं आपको इन्हीं के बारे में बताते हैं ना वो, आईपीसी के अंदर। ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग, सेक्शन नंबर 370 ऑफ आईपीसी। तो वो वहां पर तो ह्यूमन बीइंग की कही है, तो मेल फीमेल चिल्ड्रन सब आ गए उसके अंदर, क्योंकि वो तो जनरल प्रोविजन बताता है ना। लेकिन स्पेशल हो तो, अब बच्चों से भीख मंगवाओगे तो ऑफेंस है कि नहीं है? तो अब बच्चों के खिलाफ जो भी ऑफेंस होंगे, जो भी एक्सप्लॉइटेशन जिस तरीके से किया जाएगा, उनसे रिलेटेड प्रोविजन जो है आपको सेक्शन नंबर 74 से लेकर के और करीबन करीबन सेक्शन नंबर 90 तक के प्रोविजन में पढ़ने को मिलते हैं, 89 में।
और लास्ट चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 10। अब ये क्या कहता है, ये कहता है कि जो चीजें आपसे छूट गई हैं, जो इन प्रोविजन चैप्टर 1 से लेकर के 9 तक के प्रोविजंस में नहीं आ पाई हैं, उन सब प्रोविजंस को कहां जोड़ दो, चैप्टर नंबर 10 में जोड़ दो। और इसी चक्कर में इसका नाम क्या रख दिया, मिसलीनियस। ठीक है, चैप्टर 10 के अंदर वो सारे प्रोविजन जोड़ दिए, और कितने सेक्शन हो गए इसमें, 91 से लेकर के 90 से लेकर के और 112 तक के सेक्शंस को ये कवर कर रहा है। अब इसमें बता क्या रखा है, जितने भी देखो कोई भी एक्ट पढ़ोगे ना, तो हर एक एक्ट को पढ़ने में क्या होता है, उनको एग्जीक्यूट करवाना पड़ता है। प्रोविजन को इंप्लीमेंट कौन करवाएगा, कोई ऑफिसर तो चाहिए ना। जैसे कि डीवी एक्ट में प्रोटेक्शन ऑफिसर की जरूरत है, तो प्रोटेक्शन ऑफिसर होता कि नहीं होता उसमें, सर्विंग ऑफिसर की जरूरत है, तो सर्विस ऑफिसर भी होता है उसके अंदर। तो यहां पर भी कुछ ऑफिसर्स की जरूरत पड़ती है हमें बीच बीच में। जैसे आपको अगर कोई बच्चा मिल गया पड़ा हुआ रास्ते में, चाहे वो इतना सा हो, चाहे इतना हो, चाहे इतना हो, कितना ही बच्चा हो, अब आपको मिल गया तो आप क्या करोगे, उसे किसी ना किसी को तो दोगे ना, पुलिस को दे, पुलिस के पास पुलिस स्टेशन में लेके जाओगे, नहीं तो कोई अथॉरिटी को तो दोगे ना। तो वो जो अथॉरिटीज हैं जो इस एक्ट को एग्जीक्यूट करवाने का काम करेंगी, उन अथॉरिटीज के बारे में ही आपको इस चैप्टर नंबर 10 में पढ़ने को मिलता है। जैसे कि प्रोटेक्शन ऑफिसर, जुवेनाइल चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर होते हैं आपके, चाइल्ड वेलफेयर प्रोटेक्शन ऑफिसर हैं, यूनिट्स हैं, वो सब जो हैं आपको चैप्टर नंबर 10 में पढ़ने को मिलेंगी। अब जैसे जो कोई कोर्ट है, सो कोर्ट इन द सेंस, चाहे वो चिल्ड्रन कोर्ट हो, चाहे वो जेजे बोर्ड हो, चाहे वो सीएनसीपी से डील करने वाली सीडब्ल्यूसी हो, सीडब्ल्यूसी मतलब चाइल्ड वेलफेयर कमिटी। तो चाइल्ड वेलफेयर कमिटी जो है, इनमें से अगर सपोज करो, पहले तो ये किससे डील करती हैं, बच्चों से डील करती हैं। बच्चों में भी दो कैटेगरी है, सीसीएल और सीएनसीपी। लेकिन इनको पहले क्या डिटरमाइन करना पड़ेगा, सबसे पहले बच्चे की एज तो डिटरमाइन करनी पड़ेगी कि क्या वो बच्चा है या मेजर है, तभी तो जेजे एक्ट में आएगा। बोलो हाँ या ना। पहले बच्चे की एज डिटरमाइन करनी पड़ेगी कि बच्चा कितनी एज का है, उसकी बिहेव से पता चलेगा, उसका टेस्ट करवाना पड़ेगा, आधार कार्ड चेक करोगे, स्कूल की मार्कशीट चेक करोगे, कहीं ना कहीं से तो कुछ ना कुछ तो प्रूफ मिलेगा उसके रिलेटेड। तो उनसे रिलेटेड जो प्रोविजन है कहीं नहीं दे रखे, तो कहता है फिर चैप्टर 10 94 में देखो। तो इस तरीके की बात जो छूट गई है इस पूरे एक्ट में, उनको मिसलीनियस कह के और इस सेक्शन में डाल दिया गया। अब बताओ इस पूरे एक्ट में आपको ऐसी कोई चीज जो आपको नहीं पता थी, सब कुछ समझ में आ रहा है, इन डिटेल भी आ रहा है, और एक एक चीज के बारे में कंसेप्ट भी क्लियर हो रहे हैं। आपको हर एक चैप्टर भी याद हो गया होगा सेक्शन के साथ। यहां तक कोई डाउट हो किसी को, विजेता जी, हर्ष जी, शीला जी, रिया जी, बताइए। नहीं सर। क्लियर है सारी चीजें? यस सर। सर